ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ये पार्ट 1 वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल के ऊपर आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएगी, तो ये पार्ट 1 है। ओके, जिसके अंदर हम बेल्जियम के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट था वो देखने वाले हैं और अकोमोडेशन कैसे हुआ बेल्जियम में वो देखने वाले हैं। राइट। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है कि आपको हमारी वीडियोस क्यों देखनी चाहिए, हमारे चैनल को क्यों फॉलो करना चाहिए। सो क्लासेस मैं लूंगी, नेहा मैम। ओके, मास्टर्स की है मैंने PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। 5 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ। हमारे चैनल पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगी, 1 शॉट मिल जाएगा, एक्सप्लेनर भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, ओके, MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताने वाली हूँ। ओके, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन से? पहले तो वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनको सब कुछ आता है। क्लियर है कि जिनको सब कुछ आता है। अब जिनको सब कुछ आता है उनके लिए बस इतनी सी एडवाइस है कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, जो आपका वीक पार्ट है आप उसको रिवाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है जो आपको लगता है वीक है, अच्छे से नहीं हुआ है, आप उससे रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए, तो आपको भी टॉपिक वाइज वीडियो हेल्प करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट, जिनको थोड़ा थोड़ा आता है तो भाई प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, वीक पार्ट के ऊपर फोकस करिए। आप टॉपिक वाइज वीडियो भी देखिए और जो 1 शॉट होता है वो भी देखिए। क्लियर है। जिनको कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, तो बेटा प्लीज जग जाओ। ओके, एंड एक्सप्लेनर वीडियोस देखिए, खुद से रीड करिए चैप्टर को, 1 शॉट देखिए, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है उसको बार बार देखिए और बोर्ड के एग्जाम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। क्लियर है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरा काम होगा कि आपको कंफ्यूजन वाले कंडीशन से निकाल कर कॉन्फिडेंस वाले कंडीशन में लेकर आना। क्लियर है। पावर शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है जहां पर हम चीजों को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई चीज होती है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कुछ खाने पीने की चीज या बाकी की कोई चीज, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पावर को शेयर करते हैं। अब पावर शेयरिंग क्या है? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आता है जिसके अंदर हम पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं वेरियस लेवल ऑफ ग्रुप्स में। ठीक है, लेवल ऑफ ग्रुप जैसे आप देखते हो, सेंटर होता है, फिर स्टेट होता है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। ओके, तो वेरियस लेवल ऑफ ग्रुप में, इंस्टीट्यूशन में, लाइक जैसे आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसके बाद कैग आ जाता है। तो अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन आते हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो पावर है उसका कंसंट्रेशन ना हो, मतलब किसी एक के हाथ में पावर ना आ जाए, किसी एक के हाथ में सारी की सारी पावर ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा, किसी एक के पास सारी पावर आ जाएगी तो वहां पर मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? जैसे आप देखते हो ना, पहले किंग सिस्टम था, वहां पर क्या होता था, सारी की सारी पावर किंग के हाथ में होती थी। अब किंग कोई काम ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कहते हैं डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, जो रूलर होता है इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, तो जो पावर होती है वो क्या होती है, रूलर जिसको इलेक्ट किया गया है, जो भी बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उनके पास, और जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं पावर उनके पास होती है। क्लियर है। तो सिंपल मतलब पावर शेयरिंग का, when the power is distributed among the various level, group, institution to ensure fairness and prevent concentration of power or authority। सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। तो ओके, अभी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट ही रहे, 5-10 मिनट की, सो दैट आप एक एक टॉपिक करके भी देख लें, बेल्जियम की प्रॉब्लम को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो बेल्जियम है, ये इसका आपको मैप दिख रहा है। अब ये जो नॉर्थ है ना, यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं डच, जो कि कितने हैं, 59%। कौन से रीजन में रहते हैं ये रहते हैं फ्लेमिश वाले रीजन में। ठीक है, ये यहाँ लिखा है। ओके, जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं ये है 40%, ये साउथ में रहते हैं। ये कौन से रीजन में रहते हैं, वेलोनिया वाले रीजन में। अब ये जो दिख रहा है आपको डॉटेड सा, ये है 1% जर्मन। क्लियर है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ओवरऑल जो कंट्री है वहां पर क्या है, 59% डच है, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। अब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है? प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होती है, जो कैपिटल है, कैपिटल ये जो छोटी सी दिख रही है, इस कैपिटल के अंदर जो है 80% आपको दिखेंगे फ्रेंच। ओके, और फिर 20% जो है वो कौन दिख रहे हैं आपको, डच। ओके, जबकि अगर आप ओवरऑल कंट्री में देखो, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई 59% तो कौन है, वो है डच, और
पर्सन कौन है, वो है फ्रेंच। तो अगर आप ध्यान से देखो ओवरऑल कंट्री में जो है डच मेजॉरिटी में है, फ्रेंच माइनॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी के अंदर क्या है, फ्रेंच मेजॉरिटी में है, डच माइनॉरिटी में है। अब इसी से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि जो फ्रेंच है जो कि कैपिटल सिटी में है वो काफी रिच और पावरफुल है, पावर उनके पास ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, पावर कंसंट्रेटेड हो रखी है फ्रेंच के पास, कैपिटल सिटी में, रिच है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो डच है वो खुद को डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लग गए हैं और बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है उनके अंदर, गुस्सा है फ्रेंच को लेकर। वो इकोनॉमिकली और सोशली क्या है, डोमिनेंट फील कर रहे हैं थ्रू द फ्रेंच। इसीलिए ये चाहते हैं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो और सब इक्वल हो। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, रिसेंटमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से उनको एलिनेटेड फील हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड फील हो रहा है, उसकी वजह से सिविल वॉर हो सकता है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया है ये देखते हैं। ओके तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने क्या किया है 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है। अमेंड करने का मतलब होता है चेंज करना। अब इन्होंने जो ये यूनिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट यूज की है, इसको ये बोलते हैं अकोमोडेशन। क्लियर है, अकोमोडेशन मतलब यूनिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्लियर है। सबसे पहला इन्होंने क्या किया है, सबसे पहला ये बोलते हैं कि भाई मिनिस्टर्स जो है ना उनको इक्वल कर दो। मतलब ये बोलते हैं डच के मिनिस्टर और फ्रेंच के जो मिनिस्टर है इन दोनों को ही आप इक्वल कर दो। मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होंगे, ये 20 है तो ये भी 20 होंगे। ये कौन है, मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर्स है डच और फ्रेंच के। कहां पर है ये, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच और फ्रेंच के जो मिनिस्टर्स हैं उनके नंबर को इक्वल कर दिया। अब अगर नंबर इक्वल कर दिया तो आप देखिए हमें क्या करना होता है, कोई भी बिल पास करने के लिए 50% चाहिए होता है, मेजोरिटी चाहिए होता है। अब ये भी 40 है, ये भी 20, ये भी 20 है, तो टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। अब अगर आपको कोई बिल पास करना है, आपको 21 चाहिए होगा मेजोरिटी। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि भाई दोनों की ही से चाहिए होगी, मतलब दोनों से ही मंजूरी चाहिए होगी। और इन्होंने स्पेशली बोला है कि भाई कोई भी जो कम्युनिटी ना, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक यूनिलेटरल डिसीजन, कि भाई कोई भी कम्युनिटी अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, उसको जो भी साथ वाली कम्युनिटी है उससे भी वो चीज अप्रूव करवानी पड़ेगी। क्लियर है। तो फ्रेंच, डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर इक्वल हो जाएंगे, कोई भी जो कम्युनिटी है यूनिलेटरल डिसीजन नहीं ले सकती। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेप पे क्या किया। सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया है कि भाई जो रीजनल गवर्नमेंट बना दी है, एक फेडरल गवर्नमेंट टाइप, फेडरल गवर्नमेंट पता है आपको, जहां पर 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, मतलब सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, फिर लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो इन्होंने मेन काम किया है वो ये किया है कि भाई सेंटर से पावर ट्रांसफर कर दी है, किसको, पावर किसको दे दी है, स्टेट को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पावर जा रही है वो किसके पास जा रही है, स्टेट के पास जा रही है। और बोल दिया है कि भाई जो ये स्टेट है ना वो सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। मतलब जो सेंटर है वो डोमिनेट नहीं कर सकती है स्टेट के ऊपर। ओके, स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सेंटर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सेंटर से बहुत सारी पावर स्टेट को दे दी गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या बताते हैं कि भाई जो ब्रूसेस जो कैपिटल थी, ठीक है, कैपिटल सिटी में क्या सिनेरियो था, 80 और 20 का था। 80 एंड 20% कौन थे, डच थे। 80% कौन थे, फ्रेंच थे। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ लैंग्वेज ग्रुप, बाइलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्ट डच माइनॉरिटी इन द कैपिटल, बोथ कम्युनिटी हैव वीटो पावर ऑन द इंपॉर्टेंट इशू। अब बोलते हैं कि भाई कैपिटल में ना फ्रेंच एक्सेप्ट करेगा डच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, कि भाई इन्होंने बोला कि ठीक है हम डच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, और कैपिटल सिटी में डच और फ्रेंच दोनों इक्वल हो गए। तो सेम ऐसे ही जो ओवरऑल कंट्री है, ठीक है, ओवरऑल जो कंट्री है वहां पर क्या बोला गया है कि भाई जो डच है जो कि 59% थे, और जो फ्रेंच है जो कि 40% थे, ये कितने थे, 59% थे। तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, डच बोलता है कि कंट्री में मैं फ्रेंच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करूंगा। तो बेसिकली दोनों कम्युनिटी अलग अलग जगह पे कैपिटल में, ओवरऑल कंट्री में एक दूसरे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, और वीटो पावर भी दिया जाता है इंपॉर्टेंट इशू पे दोनों ही कम्युनिटी को। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें सिंपल है कि भाई एक ना थर्ड लेवल की कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दीजिए आप। ओके, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दीजिए। इसका क्या मतलब है कि भाई अभी तक क्या था, स्टेट, सेंटर था, स्टेट था, ओके, और लोकल गवर्नमेंट थी। अब यहाँ पर बोला है कि भाई ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट, अब आप एक बना दीजिए कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हो। ठीक है, अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये लैंग्वेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, और कल्चर के ऊपर काम करे। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी इसमें जो लोग खड़े होंगे उनको इलेक्ट कौन करेगा, इन्हीं लैंग्वेज के लोग इनको इलेक्ट करने का काम
करेंगे, ठीक है, इलेक्टेड बाय दी स्पीकिंग पीपल। ओके, तो ये था पूरा। अब यहाँ पर देख लीजिए अकोमोडेशन में क्या हुआ है, पावर को शेयर किया गया है, नो सिंगल कम्युनिटी का डोमिनेंस, कोई भी किसी सिंगल कम्युनिटी का डोमिनेंस नहीं हो सकता है, बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, ओके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर भी वही चीज है कि भाई पावर को शेयर किया जाएगा, ठीक है, किसी सिंगल कम्युनिटी का डोमिनेंस नहीं होगा, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, पीस एंड स्टेबिलिटी को लाया जाएगा। अब देखिए जब पीस एंड स्टेबिलिटी आती है ना तो एक चीज अपने आप कम हो जाती है, वो क्या कम हो जाती है, सिविल वॉर। सिविल वॉर अपने आप खत्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई आपने सबके इंटरेस्ट को क्या किया है, फुलफिल कर दिया है। तो अब अकोमोडेशन से क्या होगा, इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हो गया, सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हो गए, पीस एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी, सिविल वॉर की कंडीशन कम हो जाएगी, जो सेपरेट हो सकते थे, डिसयूनिटी आ सकती थी, अब वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो कंट्री है वो यूनिटी के साथ रहेगी, डाइवर्सिटी के साथ रहेगी, रिस्पेक्टेड कल्चर एंड द लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, ओके, एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल पावर शेयरिंग द डाइवर्स सोसाइटी। तो जो पावर शेयरिंग होता है वो डाइवर्स सोसाइटी को एक स्पेस देता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, कल्चर, लैंग्वेज के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। क्लियर हो गया इतना आपको? ओके, गुड। नेक्स्ट देख लीजिए, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि भाई चारों क्या है और आउटकम क्या आएगा, पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी, सिविल वॉर नहीं होगा, यूनिटी विद डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, ये चारों चीजें मैंने बता दी है आपको। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप अलग से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं श्रीलंका पे, क्लियर है, या फिर एक काम करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं, श्रीलंका का फिर बाद में कर लेते हैं हम, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, या एक काम करते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। ओके, तो अब आता है श्रीलंका। श्रीलंका में देखिए क्या होता है, श्रीलंका के अंदर बेसिकली सिविल वॉर की कंडीशन आती है। क्यों आती है, जैसे हमने बेल्जियम का देखा कि भाई बेल्जियम में क्या हो रहा है, पावर को हम अकोमोडेट कर रहे हैं जिसकी वजह से सिविल वॉर की कंडीशन खत्म हो रही है, पीस एंड स्टेबिलिटी आ रही है। श्रीलंका में ऐसा नहीं होता। श्रीलंका में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, तो श्रीलंका में देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। श्रीलंका का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई आपको पता है आइलैंड नेशन है, ओके, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, यहाँ पर 74% जो है मेजोरिटी में कौन से लोग हैं, सिन्हाला लोग हैं। यहाँ पर दो कम्युनिटी आएगी, एक आती है सिन्हाला, दूसरी आती है तमिल। सिन्हाला जो है वो 74% है, तमिल जो है वो 18% है। अब इस तमिल के अंदर ना आपको हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं, बट इनकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है तमिल। इनकी लैंग्वेज क्या है, सिन्हाला। रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को, ओके। अब यहाँ पर देखिए कि भाई जो तमिल है वो नॉर्थ में रहते हैं, ये नॉर्थ वाला रीजन आपको दिख रहा है, ओके। अब ये वो लोग थे जिनको प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, ये इंडियन तमिल थे, इनको प्लांटेशन वर्कर्स के लिए श्रीलंका लेकर जाया गया था, ओके। मुस्लिम क्रिश्चियन भी है शॉर्ट नंबर में। अब देखिए सिन्हाला जो है वो मोस्टली बुद्धिस्ट है, जो तमिल है वो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों है, क्रिश्चियन जो है वो बोथ है सिन्हालाज एंड तमिल। अब ये आपको कंपोजिशन मेन याद रखना है कि सिन्हाला मेजोरिटी में 74% है, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तमिल्स 18% है, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों रिलीजन के लोग हैं, ओके। मेजोरिटेरियनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेफिनेशन देखिए। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट वन वेयर द मेजोरिटी कम्युनिटी रूल इन एनी वे इट वांट्स एंड इग्नोरिंग द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। सिंपल है कि भाई मेजोरिटी गवर्नमेंट बनी हुई है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनी हुई है और वो क्या कर रही है, वो जिस हिसाब से रूल करना चाहती है कर रही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे डिसरिगार्डिंग और इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब अपनी मर्जी से रूल करना है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके नीड, एस्पिरेशन और जो इंटरेस्ट है उन सबको इग्नोर करते चलो कि भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस तरह से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब देखिए इन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर ऐसी कंडीशन आई है। तो सबसे पहला तो इन्होंने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया 1956 में। अब आप खुद सोचिए, ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज है, मान लीजिए फ्रेंच है, वो हमें नहीं आती है, अब हमारी कंट्री के अंदर अगर ये बोल दिया जाए कि भाई जो फ्रेंच लैंग्वेज है आज से ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो सोचिए हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। हम अपनी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। अब अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो मतलब सारी चीजें उसी में होने वाली है, साइन बोर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारे जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। तो सेम ऐसी जो तमिल्स थे उनको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, क्योंकि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, उनको सिन्हाला आती नहीं थी, तो बेसिकली जो मेन रीजन है, जो मेन आप कह सकते हो कंट्री है, उससे वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले गए, ओके।
सेकंड, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब है कि भाई अगर जॉब कहीं पर आई है, ठीक है, तो वहां पर अगर एक तमिल वाला अपनी एप्लीकेशन दे रहा है, एक सिन्हाला वाला दे रहा है, तो ये प्रेफरेंस किसको देंगे? सिन्हाला वाले को। जैसे प्रायोरिटी होती है ना, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि भाई ये काम पहले करना है, ये काम बाद में, या फिर हमारी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, प्रायोरिटी पे हम कोई चीज सेट करते हैं, तो यहाँ पर था प्रेफरेंस, ठीक है, वही प्रायोरिटी वाला, कि भाई प्रेफरेंस का मतलब कि अगर हमारे पास हमने जॉब वगैरह निकाली है कहीं पर और वहां पर अगर 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से तमिल और सिन्हाला है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? सिन्हाला को। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, कोई बहुत दूर का फ्रेंड है, तो आप किसको प्रेफरेंस देते हो? अगर मान लीजिए दोनों ने आपको पार्टी पे इन्वाइट किया है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? जो आपके क्लोज का फ्रेंड होगा, है ना। तो सेम ऐसे यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि भाई सिन्हाला, क्योंकि मेजोरिटी गवर्नमेंट किसकी? सिन्हाला की, तो इसलिए ये प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? सिन्हाला को दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो तमिल है, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट जॉब, बाकी की सारी जगहों से धीरे धीरे साइड लाइन हो गए। अब इन्होंने क्या किया, एक और काम, कि भाई इन्होंने बुद्धिज्म को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। लैंग्वेज तो पहले कर दिया था, ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम फोस्टर करेंगे बुद्धिज्म को। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब आप देखिए इन तीनों में ही क्या किया जा रहा है? निग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को और डिमांड्स को। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सिंपली आप देखिए कि तमिल जो है वो डिमांड करते हैं इक्वालिटी की, क्योंकि तमिल के साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है। जॉब, एजुकेशन के अंदर इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। इन सारी डिमांड्स को सप्रेस कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। पीसफुल डिमांड को डिनाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, बट उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इमरजेंस ऑफ मिलिटेंट ग्रुप। अब एंड में उन बेचारों के पास यही ऑप्शन बचता है कि हम क्या करेंगे, अब पीसफुली तरीके से कोई चीज हो नहीं रही है, तो हम मिलिटेंट ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, लड़के हम अपनी जो जगह है वो वापस लेंगे। इन्होंने ये भी बोला कि भाई तमिल को ना आप एक सेपरेट स्टेट बना दो। तो इन्होंने किस चीज की डिमांड की? तमिल इलम की, ठीक है, LTTE जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जो कि डिमांड करता था कि भाई जो तमिल वाला रीजन है ना, उनको एक अलग स्टेट बना दो। एलम मतलब स्टेट, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड की। बट ये सारी, जब आप खुद सोचिए, जो गवर्नमेंट इनको इक्वल लैंग्वेज नहीं दे रही है, इक्वल पॉलिसीज नहीं दे रही है, जॉब नहीं दे रही है, क्या वो उनको अलग स्टेट दे देगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और इसी की वजह से, ये सारी विश एंड डिमांड, इंटरेस्ट पूरी ना होने की वजह से, एक को सुपीरियर रखने की वजह से आप देखते हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इतना ज्यादा इंटेंस वॉर होता है जो कि सिविल वॉर की तरह लगता है, और बेसिकली वो सिविल वॉर ही हो जाती है, ठीक है। एक सिविल वॉर क्या होती है? आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप विद इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, और वो इतना ज्यादा इंटेंसिव मैसिव लॉस करता है, जिससे वो लगता है कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाहर की कंट्री ने अटैक कर दिया हो और बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो गया, और उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। जब विद इन अ कंट्री दो अलग ऑपोजिशन ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सिविल वॉर हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, 1000 ऑफ पीपल किल्ड, ओके, फैमिलीज को डिस्प्लेस्ड होना पड़ा, ओके, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, सोशल हार्मनी पे। अब जो मेजर आप देखोगे कि अगर आप पावर को शेयर नहीं करते हो तो क्या होता है? पीस एंड हार्मनी खत्म हो जाती है सोसाइटी से, डिस्ट्रक्शन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटी होता है। जैसे इन्होंने बोला कि भाई हमें क्या चाहिए? सेपरेट स्टेट ही दे दो। इनस्टेबिलिटी आ जाती है सोसाइटी के अंदर, कोई भी चीज ठीक नहीं होती है। थ्रेट टू यूनिटी ऑफ दी कंट्री, ठीक है, कि कंट्री यूनाइट नहीं रह पाती, डाइवर्सिटी जो है वो एक साथ नहीं चल पाती है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या कवर किया है? इसमें हमने बेल्जियम की प्रॉब्लम देखी, अकोमोडेशन इन बेल्जियम देखा, फिर हमने इसमें शॉर्ट में देखा, देन फिर श्रीलंका की प्रॉब्लम देखी, और श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ये देख लिया है। क्लियर? आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे आपको तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे इसके ऊपर और काम करना है, आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड करवानी है। सेकंड, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट मुझे पता लगे कि जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ आपको चीजें समझ में आ रही है। क्लियर है? शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ, जिनको भी इन वीडियोस की जरूरत है, ओके। और कमेंट कर दीजिए मुझे एक बार कि भाई आपको और कौन से टॉपिक्स है जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, मैं पहले उनको, जैसे अभी हमने देखा ना श्रीलंका में उन्होंने प्रेफरेंस पॉलिसी बनाई कि भाई सिन्हाला को प्रेफरेंस देना है,
सेम ऐसे आप कमेंट करिए, तो मैं आपके कमेंट वाले जो टॉपिक होंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं उनको प्रेफरेंस दूंगी। क्लियर है? और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, QR कोड स्कैन कर सकते हैं आप, सो दैट आपको इस पे नोट्स की PDF वगैरह मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप वी विल कंटिन्यू।